इसके पूर्व के वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन किया था, और उसमें अंत में मैंने बताया था कि मार्क्स ने जो अपना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है या जो बचत का सिद्धांत है उसका संबंध पूंजी के प्रयोग से भी स्थापित किया है। तो अब हम पूंजी की प्रकृति के बारे में मार्क्स के विचारों का पहले उल्लेख करेंगे कि मार्क्स के अनुसार पूंजी की प्रकृति क्या है। मार्क्स ने दो प्रकार की पूंजी की व्यवस्था की है, जिसमें पहली है अस्थिर पूंजी, है ना, या वह पूंजी है जो श्रमिकों को द्रव्य के रूप में अथवा खाद्य सामग्री के रूप में दी जाती है, जिसे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने इसको मजदूरी कहा है। परंतु मार्क्स इस पूंजी को अस्थिर पूंजी यानी वेरिएबल कैपिटल कहता है। इस पूंजी का उपभोग करके एक श्रमिक बचत तथा मूल्य उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की पूंजी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के काम में नहीं लगाई जाती है, बल्कि ये एक प्रकार का कोष है जिसे उत्पादन करते समय श्रमिकों के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। फिर उसने बताई दूसरे प्रकार की पूंजी, वो है स्थिर पूंजी। इसमें उसने मशीनों व औजारों को शामिल किया था। यह जो पूंजी है वो उत्पादन के कार्य में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है और श्रमिकों के द्वारा इस पूंजी का उपयोग मशीनों और औजारों के रूप में किया जाता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये पूंजी श्रमिकों के बल अथवा शक्ति प्राप्त नहीं करती है, बल्कि पूंजी बचत मूल्य उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखती है। ये पूंजी केवल अपने मूल्य के बराबर ही उत्पादन करती है। तो मार्क्स ऐसा मानता है कि स्थिर पूंजी की मात्रा को बढ़ाना पूंजीपतियों के हित में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अधिक बचत नहीं होती है। लेकिन अस्थिर पूंजी की मात्रा में वृद्धि करना पूंजीपतियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे उन्हें बचत प्राप्त हो सकती है। तो मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति के बारे में ये स्पष्ट करता है कि इस व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण अनिवार्य है। मार्क्स के विचारों का महत्व इस बात को स्पष्ट करने में नहीं है कि श्रमिकों का शोषण प्रतिदिन होता रहता है, वरना ये स्पष्ट करने में है कि श्रमिकों को वह सब मिल जाने पर भी जिसे पाने के वे अधिकारी हैं, पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिकों का शोषण होना अनिवार्य है। तो प्रत्येक बात सुनियोजित ढंग से घटित होती है। पूंजीपति श्रमिकों को लूटने का अपराधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह उसे जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी देता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक पूंजीपति एक श्रमिक को उसके मूल्य के बराबर मजदूरी देता है। यदि प्राकृतिक शक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाए तो भी पूंजीवाद में यही स्थिति होगी। इन तमाम बचतों के होते हुए भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संपूर्ण विनिमय व्यवहारों में पूंजीपति के द्वारा श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। अब यह प्रश्न ये किया जा सकता है कि प्रत्येक बात स्वाभाविक ढंग से घटित होने पर भी श्रमिकों का शोषण कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर मार्क्स स्वयं देता है कि पूंजीपति घुटा हुआ प्राणी होता है। जब वह श्रमिक को काम में लगाता है तो श्रमिक उस मूल्य की तुलना में कहीं अधिक मूल्य सृजित करके देता है, क्योंकि एक श्रमिक में ऐसा करने की अद्भुत क्षमता होती है। पूंजीपति अपनी चतुराई के कारण उन तमाम परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाता है जिससे श्रमिक हमेशा घिरा रहता है। श्रमिक भी इस बात को भलीभांति जानता है कि पूंजीपति उसको खुलेआम लूट रहा है, फिर भी वह अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकता है और न ही उसमें परिवर्तन ला सकता है, और पूंजीपति लगातार श्रमिक का खून चूसता है और स्वयं जो है मोटा और धनी होता चला जाता है। इसके लिए उन्होंने दी एक अतिरिक्त मूल्य की दर। अब जो मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य की दर उस अनुपात को बताती है जो उत्पादन के अंत में होने वाली पूंजी की वृद्धि तथा चल पूंजी की मात्रा में पाया जाता है ना। तो जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सृजन परिवर्तनशील पूंजी से ही होता है। यदि हम जी को कुल पूंजी मान लें, है ना, और सी और वी को कुल पूंजी के हम दो भाग मान लें, तो ऐसी स्थिति में जो कुल मूल्य होगा, और एस को हम अतिरिक्त मूल्य मान लें, तो ऐसी स्थिति में जो कुल मूल्य होगा वो कुल मूल्य सी प्लस वी प्लस एस के बराबर होगा। या अन्य शब्दों में मैं इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रारंभ में लगाई गई जो एस प्लस वी है, अंत में जाकर के वो सी प्लस वी प्लस एस हो जाती है। और अतिरिक्त मूल्य की जो दर है वो होती है एस बटा वी। तो अतिरिक्त मूल्य की दर से पूंजी द्वारा श्रम के शोषण के अंश का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अतिरिक्त मूल्य की दर जितनी ऊंची होगी उतना ही श्रम का शोषण अधिक होगा। तो इस दर के द्वारा श्रमिकों के शोषण की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए मार्क्स का ये विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य की साधारण दर और अतिरिक्त मूल्य की वार्षिक दर में भी भेद किया है। तो मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य की साधारण दर और अतिरिक्त मूल्य की वार्षिक दर में भी जो है भेद किया है। तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य की जो साधारण दर है वो S/V के बराबर होती है, और अतिरिक्त मूल्य की जो वार्षिक दर होती है वो SN/V के बराबर होती है। N जो है यहाँ पर किसी एक वर्ग में परिवर्तनीय पूंजी के फेरबदल यानी टर्नओवर की संख्या की सूचक होती है। तो मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हुए भी इसकी जो है आलोचना की गई है। इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि यदि स्थिर पूंजी जैसे मशीनें आदि अनुत्पादक होते तो क्यों पूंजीपति अपने उद्योग में इनका अधिकाधिक प्रयोग करते। यही नहीं, इस अस्थिर पूंजी को लगाने से स्थिर पूंजी को लगाने से पूंजीपतियों के लाभ में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस आलोचना का मार्क्स के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मार्क्स का ये जो विचार है उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्थिर पूंजी किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का उदय और विनाश किस प्रकार से हुआ है। तो पूंजीवाद के उदय के बारे में मार्क्स का ऐसा विचार है कि इस व्यवस्था का जो उदय है वो 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। इससे पूर्व संसार में गिल्ड प्रथा यानी गिल्ड सिस्टम का चलन था, जिसमें प्रत्येक श्रमिक स्वतंत्र था, प्रत्येक के पास अपने काम के औजार और यंत्र थे और प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना कार्य करता था। अपना कार्य करते हुए उत्पादन में जो बचत होती थी उस बचत का स्वामी स्वयं श्रमिक ही था। और समय में परिवर्तन के साथ यातायात के साधनों का विकास हुआ, समुद्री यात्राओं की खोज की जाने लगी, नए नए उपकरणों का आविष्कार किया जाने लगा और इसी के साथ व्यापार वाणिज्य आदि का विकास होने लगा। विकास के इस क्रम में व्यापार के तौर तरीके बदलने लगे। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने व्यापार के कार्य में अभूतपूर्व क्रांति ला दी थी। इन सब बातों ने आपसी प्रतियोगिता को जन्म दिया। बदलते हुए व्यापारिक स्वरूप ने गिल्ड प्रथा में शिल्पियों का स्वतंत्र व्यवसाय डगमगाने लगा था। अब शिल्पी स्वतंत्र व्यवसायी नहीं रह गए थे। पूंजी धीरे धीरे सिमटकर थोड़े बहुत व्यक्तियों के हाथों में आने लगी थी। जिन व्यक्तियों के पास पूंजी थी वे उद्योगों का संचालन करने लगे थे। श्रमिकों को अपना व्यवसाय बंद करके पूंजीपतियों की शरण में जाना पड़ा था। इस नई व्यवस्था से शिल्पियों का कार्य क्षेत्र जो है पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। पहले पहले वे लोग स्वयं वस्तु का उत्पादन करके उसे बेचा करते थे, परंतु अब वे अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने लगे थे। तो इस व्यवस्था में दो वर्ग रह गए थे, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। इस नई व्यवस्था में श्रमिकों के पास बेचने के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं था। वह अपने आप को खुले बाजार में वस्तु की तरह बेचने लगे थे। पूंजीपति ये स्वप्न देखने लगा कि उसका लाभ अधिकाधिक बढ़े। वह अपने स्वप्न को साकार करने के लिए पूंजी का संचय करने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का संचय करके विनियोग को बढ़ाया जा सके। विनियोग के बढ़ने से अधिक मजदूरों को काम दिया जा सकता था, परंतु अल्पकाल में श्रम की मांग की तुलना में पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस परिस्थिति में मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। तो मजदूरी के बढ़ाए जाने से पूंजीपतियों के लाभ में कमी आ जाती है। तो मार्क्स के अनुसार जब ऐसी स्थिति आती है तब पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि श्रम की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए वे उत्पादन में मशीनों के प्रयोग को बढ़ाते हैं। मशीनों का प्रयोग के कारण श्रमिकों की न तो मजदूरी बढ़ती है और न ही उन्हें रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से श्रमिकों की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है और यहाँ पर वही कहावत वापस चरितार्थ होने लगती है कि कुत्ते को भूखा छोड़ दो, जो सूखी रोटी का टुकड़ा डालेगा वह उसी की ओर दुम दबाकर भागेगा। तो जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो बेरोजगार व भूखे श्रमिक काम पाने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। उनकी यह प्रतियोगिता उनकी मजदूरी में और कमी ला देती है और पूंजीपति दूर से मजदूरों को मरते हुए कटते हुए देखता रहता है और एहसान के बतौर पर उनको जीवन निर्वाह मजदूरी देकर के काम में लगा लेता है। तो इस प्रकार से मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का उदय होता है और उसका विनाश भी होगा। उसने कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके कई प्रकार के परिणाम होते हैं और उसके परिणाम में सबसे पहला है क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग भेद। पूंजीवादी व्यवस्था में वो कहता है दो वर्ग जन्म लेते हैं, एक वर्ग संपन्न जिसे हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं और दूसरा वर्ग होता है अभावग्रस्त जिसे हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं।
तो सशक्त वर्ग हमेशा निर्धन वर्ग का शोषण करता है। धन थोड़े से लोगों के हाथों तक सीमित हो जाता है, जिसके कारण धनी लगातार धनी और निर्धन और ज्यादा निर्धन होते चले जाते हैं। दूसरा उसने कहा कि शहरीकरण बढ़ता है। पूंजीवादी व्यवस्था से गांव उजड़ने लगते हैं, जबकि शहरों में भीड़ बढ़ने लगती है। इस व्यवस्था में किसान, शिल्पी व छोटे मोटे कार्य करने वालों के सबके धंधे जो है वो चौपट होने लगते हैं, और अब गांव के लोग काम धंधे की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर आने लगते हैं। शहरों में आकर वे अपनी निर्धनता का निदान नहीं ढूंढ पाते हैं, वहां उनका अधिक शोषण होने लगता है और वे आंदोलन का सहारा लेते हैं। यही वर्ग वास्तव में क्रांतिकारी है, क्योंकि उसके पास अपनी जंजीरों को खोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा उसने कहा ये प्रतियोगिता को जन्म देता है। एक और सर्वहारा जो है काम प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगिता करता है, तो दूसरी ओर छोटे छोटे व्यापारी और उद्योगपति भी अपनी अपनी वस्तु को बेचने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता छोटे व्यापारियों व उद्योगपतियों को समाप्त कर देती है, और अंत में बड़े बड़े पूंजीपति व एकाधिकारी शेष बच जाते हैं। और यह प्रतियोगिता उसी प्रकार होती है जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, और अंत में श्रमिकों की कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाती है। अधिक लाभ कमाने की चेष्टा में पूंजीपति उत्पादन तो बढ़ाता है, इस कार्य में वह ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों की भर्ती करता है, और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करके पूंजीपति स्वयं ही अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करने लगता है। फिर वो कहता है कि प्रतियोगिता के कारण छोटे छोटे जो पूंजीपति होते हैं वो आपस में ही समाप्त हो जाते हैं। इन सब के स्थान पर बड़े बड़े उद्योगपति रह जाते हैं। इस प्रतियोगिता से जो लोग बाहर निकल जाते हैं वे मजदूरों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और कालांतर में इस प्रक्रिया के चालू रहने से एक और मजदूरों की विशाल फौज खड़ी हो जाती है, तो दूसरी ओर गिने चुने पूंजीपति ही रह जाते हैं। श्रमिकों की यह फौज अवसर मिलते ही पूंजीपतियों पर हमला कर देगी और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर वो कहता है ओवर प्रोडक्शन यानी अति उत्पादन। अधिक लाभ की आशा में एक और पूंजीपति उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर वे श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं, और इस प्रक्रिया से उत्पादन तो बढ़ता है परंतु उपभोग की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उपभोग तो वही श्रमिक करते हैं। तो इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में अति उत्पादन न चाहते हुए भी हो जाता है, और यही अति उत्पादन जो है पूंजीवादी व्यवस्था को आगे जाकर के चुनौती देता है। इससे पूंजीवाद में श्रमिकों का जो है उत्पीड़न किया जाता है, तो उनके कष्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, और समाज की बढ़ती हुई गरीबी पूंजीवाद के पतन का कारण बन जाती है। तो मार्क्स ये सिद्ध करना चाहता है कि पूंजीवाद के विनाश के बीज उसी में निहित है, और वह अपने विकास के क्रम में स्वयं अपने विनाश की शक्तियों को पैदा कर देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स का ऐसा मानना है कि वे ही नियम जो पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे, वे एक दिन उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। उसके अनुसार पूंजीवाद का विनाश स्वयं पूंजीवाद में है, और ये बात प्राकृतिक नियमों की तरह अटल है। मार्क्स के अनुसार एक अनोखी सामाजिक क्रांति है। अब क्रांति में सत्ता पूंजीपतियों के हाथ से निकलकर सर्वहारा वर्ग में आ जाती है। क्रांति के बाद जो सर्वहारा वर्ग है उसका अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण हो जाता है, यानी सरकारी नियंत्रण हो जाता है। अंत में राज्य भी वो कहता है कि समाप्त हो जाता है, और ये साम्यवादी व्यवस्था की चरम स्थिति होती है। पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश की चर्चा मार्क्स ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है, और वो लिखता है कि दास कैपिटल के वॉल्यूम 1 में पृष्ठ संख्या 837 पर वो लिखता है कि पूंजीपतियों की संख्या निरंतर घटते रहने से लाभ थोड़े से व्यक्तियों के ही हाथों में केंद्रित हो जाते हैं। पूंजीपतियों की संख्या में कमी होने के साथ साथ दुख, शोषण, अपमान, गुलामी आदि बढ़ते जाते हैं। जहाँ ये सब होता है वहीं श्रमिकों का असंतोष और विद्रोह भी बढ़ता है, क्योंकि इस वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है और इसमें अनुशासनहीनता भी बढ़ती है। तो पूंजीवाद की एकाधिकारी शक्ति उत्पादन के रास्ते में अनेक अड़चनें पैदा कर देती है, और अंत में उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण तथा श्रम का सामाजिकरण एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जिसे पूंजीवादी व्यवस्था पचा नहीं पाती है, और संपूर्ण ढांचा अपने ही भार से टूट जाता है। निजी संपत्ति का अंत हो जाता है, और संपत्ति छीनने वालों से संपत्ति वापस छीन ली जाती है। तो मार्क्स का ऐसा मानना है कि संघर्ष में कुछ हार जीत संभव है, यानी परंतु अंतिम जीत जो है वो सर्वहारा वर्ग की ही होती है, क्योंकि इतिहास इस बात को सिद्ध कर चुका है। यदि मार्क्स के समाजवाद के साधनों पर दृष्टिपात करें तो हमें ये ज्ञात होता है कि उसने साधनों की अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया था। वो मानता है कि समाजवाद को लाने के लिए जो भी साधन अपनाए जाएं
वे सब के सब नैतिक है। अहिंसा तथा नैतिकता की बातें बुजुर्ग संस्कृति के अवशेष हैं। लोकतंत्र व व्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक शब्द है। अंत में वो जो है ये कह सकते हैं कि मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों की संख्या में निरंतर वृद्धि मार्क्सवादियों के लिए पूंजीवाद को समाप्त करने के विचार का अंतिम आधार है। तो कार्ल मार्क्स के जो पूंजीवाद का जो सिद्धांत है उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं। उसकी समीक्षा के अंतर हम कहेंगे कि सबसे पहले उसने माना वर्ग संघर्ष का आधार। तो कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है और उसने अपना पूरा ध्यान वर्ग संघर्ष पर केंद्रित किया था। वर्ग की अपेक्षा व्यक्ति का स्थान ऊंचा होता है क्योंकि वर्ग संघर्ष का आधार व्यक्ति होता है, परंतु मार्क्स ने व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। एक मजदूर वर्ग संघर्ष में इसलिए भाग लेता है क्योंकि उसमें उसका हित होता है। यदि वर्ग संघर्ष में उसका हित नहीं होता तो वो उसमें कदापि सहयोग नहीं देता है। फिर मार्क्स ने जो है भविष्यवाणी की थी कि प्रतियोगिता के कारण मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा। मध्य वर्ग धीरे धीरे छट करके और सर्वहारा वर्ग में विलीन हो जाएगा और कालांतर में मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा। तो मार्क्स की जो ये भविष्यवाणी है वो भी सत्य सिद्ध नहीं हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में सर्वहारा वर्ग के स्थान पर मध्य वर्ग की वृद्धि हो रही है। और फिर उसने विकास का जो क्रम बताया वो भी सही नहीं था कि समाजवाद कैसे आएगा। इस क्रम की व्याख्या मार्क्स ने बताया था कि सामंतवाद के बाद औद्योगिक विकास होता है और उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होता है। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है और वर्ग संघर्ष क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। अंत में समाजवाद स्थापित हो जाता है। तो मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक क्रम है ये गलत है। जैसे रूस में समाजवाद का जन्म इस क्रम में नहीं हुआ है, वहाँ जो समाजवाद आया है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बाद ही आया है। और इसके विपरीत पश्चिम के अनेक पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है, फिर भी वहां समाजवाद नहीं आ पाया है। यदि मार्क्स का विकास क्रम सही होता तो समाजवाद उसी क्रम में आना चाहिए था। फिर उसने कहा छोटे उद्योगों की समाप्ति, है ना, कि उसने ऐसा मान लिया था कि पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को समाप्त कर देते हैं और अंत में बड़े उद्योगों का एकाधिकार जो है स्थापित हो जाता है। उसकी ये बात कुछ हद तक तो सही है, परंतु सहायता व छोटे छोटे उद्योग समाप्त नहीं होते हैं। ये बड़े बड़े उद्योगों के लिए सहायक सामग्री का निर्माण करते हैं, तो सहायक उद्योगों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसके जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसकी समीक्षा हम इन आधारों पर कर सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं। और अंत में उसके मूल्य के श्रम सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और पूंजीवाद के सिद्धांत, उदय एवं विनाश के सिद्धांत के पश्चात अब हम मार्क्स की आलोचना के संबंध में कह सकते हैं। विद्वानों द्वारा कहा गया है, चूंकि मार्क्स एक महान दार्शनिक और मौलिक विचारक था, लेकिन उसकी मौलिकता के संबंध में आलोचकों को शक है। आलोचक कहते हैं कि मार्क्स जो है वो अमौलिक विचारक था, क्योंकि उसके आधार भी वो बतलाते हैं कि रिकार्डो ने अपने अध्ययन में निगमन प्रणाली को अपनाया था और बाद में मार्क्स ने भी इस प्रणाली को अपना आधार बनाया। मार्क्स ने इतिहास के आधार पर आर्थिक प्रगति की श्रेणियां बनाई। उसका यह विचार एडम स्मिथ तथा लिस्ट से ही लिया हुआ है। मार्क्स से पूर्व और बाद के विद्वान मूल्य संबंधी समस्या के चारों ओर चक्कर काटते रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण समस्या थी और इसी समस्या को मार्क्स ने अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त किया और अंत तक वह इसी समस्या के चारों ओर चक्कर काटता रहा। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो कोई उसका मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की जो बात है वो रिकार्डो ने भी की थी और उसके बाद समाजवादियों ने भी इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में विचार दिए थे और लगभग उन्हीं विचारों से मिलते जुलते विचार भी मार्क्स ने दिए हैं। फिर मार्क्स लगान को एक प्रकार की अनार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम मानता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। इसका ये कोई नया विचार नहीं है। रिकार्डो ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि लगान एक अनार्जित आय है और उसके बाद के विद्वानों ने व्यक्तिगत संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के सुझाव दिए हैं। और मार्क्स भी जो है वो अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह ये मानता है कि आर्थिक नियम विश्वव्यापी होते हैं। तो ये जो सारे नियम हैं जो मार्क्स ने बातें की ये उसकी मौलिक विचार नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानता है। दूसरा, फिर जो मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है वो अपूर्ण है, क्योंकि मूल्य के श्रम सिद्धांत के बारे में आलोचक ये कहते हैं कि ये जो है अपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत में तार्किक दुर्बलता है। जैसे उदाहरण के लिए वस्तु के मूल्य में केवल उत्पादन लागत ही शामिल नहीं होती है, बल्कि मूल्य के निर्धारण में उपयोगिता का भी हाथ होता है। यदि थोड़े देर के लिए हम ये मान लें कि वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से ही तय होता है, तो फिर एक समस्या ये पैदा होती है कि सभी लागतों को श्रम के रूप में किस प्रकार से हम आंकेंगे। प्रतीक्षा भी लागत का एक अंश है, तो इस प्रकार अकेले श्रम को मूल्य का आधार हम नहीं मान सकते हैं। फिर जो है
मार्क्स का ये कहना गलत है कि अतिरिक्त मूल्य श्रम से पैदा होता है तथा श्रमिकों के शोषण का परिणाम है। मूल्य सिद्धांत में जो गलती है उसी गलती को मार्क्स यहाँ भी करता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से वह यह निष्कर्ष निकालना चाहता है कि मशीनों का प्रयोग करने वाले उद्योगों की अपेक्षा कम मशीनों और अधिक श्रमिकों को लगाने वाले उद्योगपति अधिक लाभ कमाते हैं, क्योंकि वे श्रमिकों को कम देकर स्वयं अधिक प्राप्त कर लेते हैं। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। जिन उद्योगों में श्रमिकों की अपेक्षा मशीनों का अधिक प्रयोग होता है उन उद्योगों को लाभ भी अधिक होता है। मार्क्स की जो भविष्यवाणियां थी वो भी गलत हुई। मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसकी भविष्यवाणी जो है ये सही नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में पूंजीवाद जो है फल फूल रहा है, परंतु अभी तक उसमें समाप्ति के चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, समाजवादी देश भी अब पूंजीवाद की ओर आकर्षित होने लग गए हैं। मार्क्स अपनी भविष्यवाणी में दूसरी बात जो ये कहता है कि क्रांति औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा की जाएगी, उसकी यह भविष्यवाणी भी सही नहीं हुई है। रूस व चीन में जो क्रांति आई थी वह क्रांति औद्योगिक मजदूरों के द्वारा नहीं आई थी, बल्कि उसका श्रेय कृषि मजदूरों को जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मार्क्स न तो मौलिक विचारक था और न ही तर्कशास्त्री। इतना सब होते हुए भी मार्क्स और मार्क्सवाद आज भी संसार में जीवित है। और मार्क्स की जो प्रसिद्धि है उसके प्रमुख कारण ये हैं कि इंग्लैंड के मजदूर संगठित हो रहे थे, फ्रांस में 1848 की क्रांति हो चुकी थी तथा जर्मनी में मजदूरों की दशा दयनीय थी। कुल मिलाकर के चारों ओर श्रमिकों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। ऐसे वातावरण में मार्क्स के विचारों ने उसमें आग में घी का काम किया था। मार्क्स ने गर्म लोहे पर चोट की थी और वह लोहे को काटने में पूर्णतः सफल हो गया था। समय के अनुसार मार्क्स के क्रांतिकारी विचार पुराने और परंपरावादी समाज आर्थिक ढांचे को बदल देना चाहते थे और उसके विचारों का प्रभाव उस समय के लोगों पर पड़ा और वे पुराने ढांचे को बदल देने के लिए तैयार हो गए थे। मार्क्स के विचारों की मौलिकता यह थी कि उसने अपने विचारों को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया था। बाद में उसके आलोचकों तक को उसके विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। मार्क्स ने दलितों और समाजवादी स्वर्ण युग का स्वप्न दिखाया था। इस स्वप्न से प्रेरित होकर संपूर्ण दलित समाज मार्क्स को अपना मसीहा समझने लगा है। यही कारण है कि संपूर्ण सर्वहारा वर्ग उसके विचार प्रवाह में बह गया। तो इन तमाम विशेषताओं के कारण मार्क्स तथा मार्क्सवाद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। रूस में उसके बताए गए मार्ग पर चलकर लेनिन, स्टालिन आदि ने साम्यवाद की स्थापना कर डाली। इसी प्रकार चीन में माओ त्से-तुंग तथा चाओ एन-लाई चीन के नवनिर्माण में जुट गए। इन साम्यवादी देशों के अतिरिक्त मार्क्स का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा है। तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्क्स का प्रभाव जो है आज समूचे संसार पर है और चीन को हम एक साम्यवादी देश के रूप में देख रहे हैं जो आज विश्व में अमेरिका और बहुत बड़े बड़े देशों से आगे निकल रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कूटनीतिक रूप से हो। तो उस पर ये जो मार्क्स के ही विचार हैं जिसके कारण वो आज इतना शक्तिशाली हो पाया है।